अगले कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं हम लोग। बात करेंगे किसके बारे में भी? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, लिसन, जब कभी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, ये सेपरेशन लाइन और इस सेपरेशन लाइन के इस तरफ कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम। और इस तरफ कौन सा मीडियम है? रेयर मीडियम। ठीक है, लाइट रे जब डेंसर से रेयर में जाती है तो जैसे ये देखिए, लाइट रे ऐसे गई, मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे कैसे निकल जाती? सीधी निकल जाती। पर क्या होगा जब लाइट रे डेंसर से में जाती है तो वो कहाँ बेंड होती है? अवे फ्रॉम नॉर्मल। होती है या नहीं होती है? देखिए, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो लाइट रे सीधी निकल जाती, लेकिन जब कभी लाइट रे डेंसर से रेयर में जाएगी तो वो नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इस केस में हम जानते हैं आर की वैल्यू आई से क्या होती है? बड़ी होती है। आई की वैल्यू कुछ भी हो, आई की वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, कंफर्म बात है आर की वैल्यू आई से बड़ी होनी ही है। वट एवर इज द वैल्यू ऑफ आई डजेंट मैटर, आर विल डेफिनेटली एक्सीड आई से। अब अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बढ़ा दूं, यदि मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या कर दूं? थोड़ा और एनहांस कर दूं, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या होगा? और बढ़ जाएगा। मैंने आई को बढ़ा दिया, आई पहले इतना था, मैंने आई को थोड़ा सा और बढ़ा दिया, आई को बढ़ा दिया तो आर क्या हो गया? और बढ़ गया। बोले बढ़ा या नहीं? मैं आई की वैल्यू को फर्दर इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा? आर की वैल्यू क्या होगी? और फर्दर इंक्रीज हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? ऐसे में अगर आई की वैल्यू को बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ बढ़ाते जाऊँ, अगर मैं आई को और बढ़ा दूँ, मैं अगर आई की वैल्यू को बढ़ाते ही जाऊँगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो तुम्हें देखना होता है वो किसके साथ देखना होता है? नॉर्मल के साथ। अभी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। बोलो हुआ या नहीं? नहीं आ समझ में? We people know that when light ray propagates from denser to rarer medium, it bends away from the normal, वो normal से दूर हट जाती है। And if I increase angle of incidence, angle of refraction will be more than angle of incidence। और अगर मैंने angle of incidence बढ़ाया, पहले angle of incidence कम था, angle of refraction भी कम था, लेकिन angle of refraction क्या है उससे? I से ज़्यादा है। अभी मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा। और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा, एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जिस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? वो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री होगा उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसे मैं सी से या आई सी से या थीटा सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। जिस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया उस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज डिनोटेड बाय थीटा सी और सी और आई सी। और इस एंगल को हम क्या बोला करते हैं? दिस एंगल वी कॉल एज क्रिटिकल एंगल। व्हाट यू मीन बाय क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस व्हेन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है? 90 डिग्री है। कहिए, ठीक है, करिए। तो जैसे जैसे भैया एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ रहा है, और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो रहा है? और इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या बोलते होते हैं? ये क्रिटिकल एंगल वाली सिचुएशन कब आएगी? जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होगा, और ये केवल तभी संभव है व्हेन लाइट रेज प्रोपेगेटिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर। अगर रेयर से डेंसर हुआ तो क्या ये हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? डेंसर से रेयर हुआ तो ही ये पॉसिबल है। अगर रेयर से डेंसर प्रोपेगेट करी
तो क्या ये संभव हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा भैया? क्योंकि उस समय फिर क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम आएगा। नहीं समझ में आया? When light rays traveling from rarer medium to denser medium, then angle of refraction is less than angle of incidence. तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री तो आई तो उससे और बड़ा होगा ना। इसलिए ये केवल तभी संभव है जब प्रकाश किरण कहाँ से जा रही हो भैया, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम। बोलिए, ठीक है। अब सपोज करो इस डेंसर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है म्यू, और रेयर मीडियम का अपन ने मान लिया 1 है। डेंसर मीडियम का कितना है और रेयर मीडियम का कितना मान लिया? 1। तो यहाँ म्यू 10c अपन वो हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं। क्या लगा रहे हैं हम? μ1 sin I is equals to μ2 sin I। μ1 sin I is equals to कितना? μ2 sin I है। sin 90 की वैल्यू 1 होती है। इससे क्रिटिकल एंगल sin थीटा c की वैल्यू किसके बराबर आ गई? तो ये जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/μ। कहिए, यहां म्यू क्या है भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी गौर करना, यहाँ जो सेकंड वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लिया है मैंने? 1 लिया है। मसला ये नहीं कि लाइट रे किसी मीडियम से एयर में जा रही हो, मसला ये है कि लाइट रे डेंसर से रेयर में जाना चाहिए। अब जरूरी नहीं कि रेयर मीडियम के तौर पे एयर ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर ग्लास हो इधर वाटर हो। बोलो, हो सकता है कि नहीं भाई? ये भी पॉसिबल है कि इधर ग्लास हो इधर वाटर हो, इधर डायमंड हो इधर ग्लास हो। मसला ये नहीं है कि वो एयर में जा रही है, मसला ये है कि वो डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है। तो अगर सेकंड मीडियम के तौर पे 1 नहीं हो, कोई और हो तो क्या होगा? अगर एयर ना होते हुए, मतलब 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम ना होते हुए कुछ और हो तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे, ये जो म्यू है इसे क्या लिखेंगे एक्चुअली? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम with respect to रेयर मीडियम। म्यू जो लिखेंगे वो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट। बोलिए, समझ गए? करिए। क्या बोला तुमसे? इसमें इस मीडियम में तुम्हें क्या गिवन है? लाइट की स्पीड गिवन है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। अच्छा, में तुम्हें उस पर स्पीड पूछी है, जबकि क्रिटिकल एंगल गिवन है। तो क्रिटिकल एंगल के बेसिस पर तुम क्या निकाल सकते हो? म्यू, और म्यू निकल जाएगा तो स्पीड निकल जाएगी। कैसे भाई? हम जानते हैं म्यू इक्वल्स टू कितना होगा? म्यू इक्वल्स टू कितना? करेक्ट, 1/sin 30
म्यू इतना आ गया, अरे आ गया, तो दूसरे मीडियम में स्पीड क्या होगी? ठीक है, अगली हो गई, हो गया ये? क्या कहा है तुमसे इसमें? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ग्लास इन ग्लास केप्ट इन एयर। ग्लास को तुमने काय में रखा है? एयर में, तो क्रिटिकल एंगल कितना है? 45 डिग्री। ग्लास को किस में रखा है? एयर में, तो क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, तो इस समय अपन क्या फार्मूला लगाएंगे? साइन थीटा सी इज इक्वल टू कितना? तो यहां से तुम्हारे पास क्रिटिकल एंगल दे रखा है 45 डिग्री, इसकी वैल्यू इतनी, तो ये तुम्हारे पास में क्या आ गया? म्यू आ गया कितना? ये किसका म्यू आया? ग्लास का। अभी अपन ने जो फार्मूला डिराइव किया था वो अपन ने एयर में रख के डिराइव किया था ना, अदरवाइज तुमको मैंने क्या बताया, अगर ऐसा ना हो, रेयर मीडियम के तौर पे एयर ना हो अगर, तो फिर क्या होगा? यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका लेना है तुम्हारे को? डेंसर मीडियम का। तुम्हें डेंसर मीडियम का लेना है विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो वो कैसे निकलेगा? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना होता है उसे न्यूमरेटर में, और जिसके रिस्पेक्ट में लिखना होता है उसे कहाँ? डिनोमिनेटर। बोलो, जिसका आर आई निकालना है दैट यू कीप इन न्यूमरेटर, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है दैट यू कीप इन से। समझ गए? तो यहां तुम्हारे पास में क्या है? ये डेंसर मीडियम का या रेयर मीडियम का ऐसा होता है। अब प्रिसाइजली अपन ने जो फार्मूला डिराइव किया, ये तो एयर के लिए किया ना, कि वो उसको वो जो भी डेंसर मीडियम था वो किस में रखा था? एयर में। ठीक है, अभी वहां पर तुम्हें बोला है जब ग्लास को एयर में रखा है तब क्रिटिकल एंगल इतना है, तो उसके बेसिस पर तुम्हारे पास में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। ये हो गया। अब तुम इसे किस में रख रहे हो? अब उस ग्लास को तुम किस में रख रहे हो? वाटर में। और वहां तुमसे पूछा है क्रिटिकल एंगल क्या होगा, यही पूछा है ना, √2 की वैल्यू। ठीक है, अब तुम ग्लास को किस में रख रहे हो? वाटर में। फार्मूला क्या क्रिटिकल एंगल के लिए हमारे पास? साइन थीटा इक्वल्स टू 1/μ, और म्यू किसका लेना होता है? म्यू किसका लेना होता है? म्यू जो लिखा करते हो वो किसका लिखते हो? किसके रिस्पेक्ट में? अभी डेंसर मीडियम के, डेंसर मीडियम कौन है यहाँ पर? अच्छा, अब तुम क्या करने जा रहे हो? ग्लास को वाटर में रख रहे हो ना, तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर लोगे, और ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हो उसे कहाँ लिखते हो? और जिसके रिस्पेक्ट में लिखते हो उसे कहाँ लिखते हो? ग्लास का कितना निकाला तुमने? वाटर का कितना दे रखा है? आ गया। तो अब नया क्रिटिकल एंगल क्या बनेगा? नया क्रिटिकल एंगल जो है इसको ऐसा मान लिया, साइन थीटा डैश 3 मान दिया अपन ने, वो 1/μ होगा। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये म्यू आया है तुम्हारे पास, तो 1/μ कितना होगा? इस बेसिस पर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? साइन इनवर्स 1.33 डिवाइडेड बाय 1.414। कहिए, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ इन ग्लास प्लेस्ड इन एयर। जब ग्लास को तुमने एयर में रखा, जब तुमने ग्लास को किस में रखा है, तो क्रिटिकल एंगल जो है तुमको दे रखा है वो कितना है? 45 डिग्री। उस बेसिस पर तुम्हारे पास में ग्लास का आ गया। भैया अपन ने बड़ी स्पेसिफिक, बड़ी जनरलाइज, ये बड़ा स्पेसिफिक केस में अपन ने फार्मूला डिराइव किया कि वो जो डेंसर मीडियम है वो एयर में रखा हुआ है। रेयर मीडियम के तौर पे यहाँ पे कौन काम कर रहा है? रेयर मीडियम के तौर पर यहाँ पर कौन काम कर रहा है? एयर कर रहा है। बोलो, रेयर मीडियम के तौर पर यहाँ पर एयर है? ठीक है।
तो यहाँ तुम्हारे पास में उस बेसिस पर तुमने क्या कर लिया, यहाँ ग्लास को एयर में रखा था तो हमारे पास ग्लास का RI आ गया। अब आपने उसी ग्लास की स्लैब को किस में रख दिया, वाटर में, और नया क्रिटिकल एंगल पूछा, यही हुआ है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, हमको म्यू लिखना है डेंसर मीडियम का, रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वेल एंड गुड। अब यहाँ पर डेंसर मीडियम कौन है, ग्लास, और उसे इमर्स किया है किसमें, पानी में। तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसका लिखा जाता है उसे न्यूमरेटर में, जिसके रिस्पेक्ट में लिखा जाता है वो कहाँ, डिनोमिनेटर। ये कुछ हमारे पास में आया। तो नया क्रिटिकल एंगल क्या आ जाएगा भाई, अपने को 1/μ लिखना तो उसका पलटा मार देंगे, उल्टा हो जाएगा। बोलिए, इसमें काम करो, मैं कैलकुलेशन को आसान बनाता हूँ तुमको। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है, √2, और एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम ले लो 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना, सुनाई नहीं दिया मुझको, 45, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें √2 दे रखा है। बाकी सब चीज़ें सेम है, एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही है, ठीक है। करिए, देखो क्रिटिकल एंगल पूछा है ग्लास एयर सरफेस का, एक लाइट रे एयर में कितने एंगल पर इंसिडेंट हुई। देखो एक तरफ क्या है, ग्लास है, एक तरफ क्या है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। बोलो, μ1 sin I, इसमें सभी कुछ फिर वो हो जाएगा क्या, एयर से जा रही है लाइट रे, यहाँ से यहाँ आ रही है, ऐसा कितने एंगल पर, $45 डिग्री के एंगल पर जा रही है। तो चलो ठीक है, लगाते हैं इक्वेशन अपन, क्या होगा, μ1 इज इक्वल टू, पर अपन मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दे सकता, मेन बात ये है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दूंगा तो फिर नहीं हो पाएगा, डायरेक्ट उसके बगैर ही होगा, वो तो जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर वो पता ही होता तो फिर क्रिटिकल एंगल काहे निकालते। सॉरी, आपको म्यू दे ही नहीं रखा एक्चुअली ग्लास का, सॉरी, बस बाकी ये डाटा ये है। तो अपन क्या करें, μ1 sin I इक्वल टू कितना, μ2 sin R, R कितना होगा, 60 नहीं होगा, 30 होगा, वहाँ कम होगा ना, ग्लास से एयर में नहीं जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है। तो एंगल ऑफ डेविएशन 15 डिग्री है जैसे, तो वहाँ कम हो जाएगा। तो 45 में से 15 कम करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, कहो। तो यहाँ से ये 1/√2 सॉरी, म्यू इक्वल टू कितना आ गया, √2। बोलो, अरे कहिए, तो ये म्यू आ गया, तो फिर क्रिटिकल एंगल निकालना अब कोई औखा काम रह नहीं गया मेरे लिए। साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, ठीक है, कर लीजिए। ये 30 डिग्री कैसे किया, समझ में आया, हाँ जी।
क्रिटिकल एंगल पूछा है तुम्हारे से, जब वाटर से एयर में जा रही है तो क्रिटिकल एंगल का फार्मूला क्या है हमारे पास? तो वाटर वाले केस में कितना आएगा? वाटर वाले केस में कितना आएगा? वाटर का कितना है? साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी हो गई? तो थीटा सी कितना आया? अब हमें पता नहीं कि साइन की वैल्यू 3/4 कब होती है, पता है क्या आपको? साइन की वैल्यू 3/4 कब होती है, जानकारी है आपको? साइन की वैल्यू 3/4 कब होती है? तो एक मोटा मोटा तो मैं बता रहा हूँ, दैट कम्स अराउंड 49 डिग्री। कितना है ये? 49 डिग्री। आप याद रख सकते हैं भविष्य में कि वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल तकरीबन 49 डिग्री होता है। समझ गए? सुनाई नहीं दिया मुझको? और दूसरा केस कौन सा? ग्लास वाला। तो ग्लास वाले के लिए कितना होगा? 3/2। तो यहाँ से थीटा सी कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 2/3। कहो कब होता है ये 2/3? नहीं मालूम अपने को, एक मोटा मोटा बता रहा हूँ तुम्हारे को, 41 डिग्री। सो यू विल रिमेंबर दिस कि, पार्डन मी, ग्लास इंटू वाटर। चलो ये मैंने ग्लास इंटू एयर कर दिया है, ये वाला मैंने किसके लिए डिराइव कर दिया है? ग्लास इंटू एयर। ठीक है, ये याद रख लेना। आप ध्यान रख लेना भैया, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है? बहुत नींद आती है तुम लोगों को यार। वो उसको देख रहा हूँ कार्तिक को, वो भी बुबासिया मारा जा रहा है, तुम भी मारे जा रहे हो है? तुमसे कम सोया हूँगा मैं रात को मेरे ख्याल से। वाटर का ध्यान रखना, क्रिटिकल एंगल कितना है? 49 डिग्री। और ग्लास के लिए कितना है? 41 डिग्री। बोलो ठीक है। और अभी अपने से एक्चुअली जो प्रॉब्लम बोली है दूसरे नंबर की, क्या बोला उसमें? ग्लास इंटू वाटर। तो ग्लास इंटू वाटर लोगे तो किसका लोगे? ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और ग्लास का कितना होता है? 3/2। वाटर का कितना होता है? बोलो 1/μ के कारण कितना हो जाएगा वो? ठीक है। देखो अभी हम यहाँ पर बात करें, जो हमने क्रिटिकल एंगल का फार्मूला देखा वो क्या देखा? साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू कितना? तो यहाँ से तुम्हें एक बात नज़र आ रही है कि जो क्रिटिकल एंगल है वो म्यू के क्या है? मतलब जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? जिसका म्यू ज़्यादा उसका क्रिटिकल एंगल क्या? कार्तिकेय ध्यान दीजिए यहाँ पर बेटा। साइन थीटा सी इज इक्वल्स टू 1/μ है, तो थीटा सी इक्वल्स टू कितना आ गया? थीटा सी जो है वो म्यू के क्या आ गया? थीटा सी म्यू के कैसे वेरी कर रहा है? मतलब म्यू बढ़ाओगे तो थीटा सी क्या हो जाएगा? सुनाई नहीं दिया मुझको? म्यू बढ़ाओगे तो थीटा सी कम हो जाएगा। ठीक है। अभी जैसे अगर मैं बात करूं ग्लास के लिए, तो ग्लास का आप देखिए, या सबसे पहले मैं वाटर के लिए बात करता हूं। तो वाटर का जो क्रिटिकल एंगल है, हालांकि अपन ने देखा ही सही, वाटर के लिए क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है? 49 डिग्री। बोला आया था अभी। फिर ग्लास के लिए देखो,
तो ग्लास के लिए कितना आया, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है तो क्रिटिकल एंगल कम हो गया। ठीक है, उसके बाद में वाटर का इतना है, ग्लास का इतना है। अगर मैं बात करता हूँ डायमंड के लिए, तो डायमंड का कितना, डायमंड का तकरीबन 24.5 डिग्री होता है। जैसे जैसे डेंसर मीडियम होते जा रहा है वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। जैसे जैसे डेंसर मीडियम होते जा रहा है वैसे वैसे क्रिटिकल एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वाटर का कम है, वाटर का ज़्यादा है। वाटर का म्यू कम था, वाटर का म्यू क्या था, क्रिटिकल एंगल ज़्यादा आया। ग्लास का म्यू बढ़ गया। ठीक है, सो समरी क्या है, समरी ये है कि जैसे जैसे एज म्यू इज इंक्रीज्ड क्रिटिकल एंगल इज डिक्रीज्ड। ठीक है, देखो कर लिया। दूसरी बात, हम एक और बात जानते हैं कि जो म्यू है वो वेवलेंथ के क्या होता है, जानते हैं नहीं हम भैया, म्यू वेवलेंथ के इन्वर्सली वेरी करता है ना। थीटा म्यू के इन्वर्सली कर रहा है, थीटा म्यू के इन्वर्सली वेरी कर रहा है, म्यू लेमडा के इन्वर्सली वेरी कर रहा है। तो समरी क्या बनी, थीटा सी जो है क्रिटिकल एंगल वो लेमडा के क्या हो गया, हुआ कि नहीं। अरे थीटा म्यू के इन्वर्सली वेरी कर रहा है और म्यू लेमडा के इन्वर्स, भाई ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बी के और बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सी के, तो ए और सी आपस में क्या हो गए, हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। अब अगर ऐसा है तो हम ये समझ सकते हैं कि चूंकि वायलेट की वेवलेंथ कम है, येलो की वेवलेंथ ज़्यादा है और रेड की वेवलेंथ क्या है, और ज़्यादा, इसलिए वायलेट के लिए क्रिटिकल एंगल कम होगा, येलो के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, और रेड के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, और ज़्यादा। आई बात समझ में। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल किसके लिए आएगा, फिर येलो के लिए कम है और वायलेट के लिए सबसे कम है। कहिए, समझ में आ गया ये, अरे कहिए। तो आपने क्या देखा अभी बिल्कुल बिगिनिंग में भैया कि जब लाइट रे डेंसर से रेरा मीडियम में जाती है, जब लाइट रे डेंसर से रेरा मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज़्यादा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर बढ़ता है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फिर बढ़ता है। बोलो, ऐसे बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90 डिग्री। और उसके बाद क्या, अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दो, और तुमने ज़्यादा बढ़ा दिया, तो उस स्थिति में क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस तुमने और बढ़ा दिया तो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बढ़ जाएगा। पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना था, अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा। और इस केस में लाइट रे उधर दूसरे मीडियम में जाने की बजाय वापस से क्या होगा, वापस से पहले मीडियम में लौट जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात। When light ray propagates from denser to rarer medium, what happens? Angle of refraction is more than angle of incidence, and when you increase angle of incidence, angle of refraction is further increased. और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है, 90। उस समय को एंगल को क्या बोलते होते हो तुम, इसी के ऊपर 3-4 सम्स करे भी हमने। अब अगर तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ा दोगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाएगा और लाइट रे रेरा मीडियम में जाने की बजाय क्या होगा, उसी मीडियम में क्या होगी, लौट जाएगी। और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते होते हैं, जिससे मैं एब्रेविएशन दूंगा क्या, TIR। इससे मैं एब्रेविएशन क्या दूंगा। अब इस स्थिति में अगर तुमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज फर्दर बियॉन्ड एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, the light ray instead of going to the second medium, that is to the rarer medium, will go back to the denser medium once again. Phenomenon is known as TIR, total internal reflection इसे कहा जाएगा।
क्या कहा जाएगा इसे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। समझ में आई बात? TIR कब होगा? इसके लिए दो इंपॉर्टेंट शर्तें हैं। पहली बात, लाइट रे कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? दो इंपॉर्टेंट शर्तें हैं कि लाइट रे शुड प्रोपेगेट फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, और दूसरा क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो क्रिटिकल एंगल के बराबर या फिर क्या होना चाहिए? उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बराबर भी होगा तो अपन मान लेंगे कि हाँ जस्ट इस मूवमेंट पर जाकर TIR शुरू हो रहा है। बोलो, अपन ये मान लेंगे कि जस्ट इस मूवमेंट पर TIR क्या हो रहा है? शुरू हो रहा है। नहीं आया समझ में? इससे पहले TIR हुआ क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वापस से बाउंस बैक हुआ क्या? जस्ट इसके बाद कोई भी पॉइंट ले लो, वहाँ पर TIR शुरू हो जाएगा। हो जाएगा? तो TIR के लिए दो इंपॉर्टेंट शर्तें क्या है? और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। कहिए। ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि लाइट रे हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। लाइट रे कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? और दूसरी बात क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से उसके बराबर भी होगा तो भी अपन मान लेंगे कि हाँ TIR की शुरुआत होने जा रही है। कहिए। चलिए यहाँ सुनिएगा। ये एक कांच का प्रिज्म है। कांच काय का प्रिज्म है भैया? ये कांच का, ग्लास का, जिसका आरआई है 3/2। ठीक है, ग्लास का आरआई कितना है? 3/2 है। और ये क्या है? पानी है भैया। खूब बरसात हुई है, पानी में डूब गया है ये। ठीक है, ये प्रिज्म है जिसका नाम दिया गया ABC। यहाँ एंगल कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। एक लाइट रे ऐसी इस पर पड़ी और इस पर पड़ने के बाद ऐसे चली गई। बोलिए, लाइट रे ऐसी आई, इस पर कैसी आई? नॉर्मली। और नॉर्मली आने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ पर फेस BC पर क्या हो रही है? फेस BC पर ऐसी बाउंस बैक हो गई है। हो गई है? ठीक है। और ये वाला एंगल आपको दे रखा है थीटा। क्या दे रखा है? तो आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी बताइए? आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन थीटा की। हो जाए शुरू। हुआ? देखो, जब फेस AB पे लाइट रे आई, नॉर्मली आई, तो वो नॉर्मली की नॉर्मली निकल जाएगी। सुनाई नहीं दिया मुझको? नहीं सुनाई दिया मुझको? जब इस पर नॉर्मली आएगी तो नॉर्मली की नॉर्मली निकलेगी कि निकलेगी? ठीक है। देखो, वैसे भी एयर से वाटर में आई कोई दिक्कत नहीं, वाटर से ग्लास में आई कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब तक रेयर से डेंसर में जा रही है तब तक तो कोई मसला फंसता ही नहीं है। जब तक वो रेयर से डेंसर में जा रही है तब तक तो कोई मसला नहीं फंसता। ठीक है, एयर से वाटर में आई इट्स ओके, वाटर से ग्लास में आई इट्स ओके। लेकिन जब किससे किस में आई? ग्लास से वाटर में जाने लगी। ग्लास से जब वाटर में जाने लगी तो जा ही नहीं पाई, वापस लौट गई। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? यहाँ पर क्या हुआ होगा? TIR। बोलो, हुआ होगा। यहाँ हमने क्या करा? नॉर्मल ड्रॉ करा। क्या ड्रॉ करा हमने यहाँ पर? अभी मुझे बताओ, अगर इधर एंगल थीटा है, ये कितना एंगल है? तो ये कितना एंगल होगा? दिस इज 90 माइनस थीटा। क्यों? ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। इफ इट इज 90, इट इज थीटा, देन रिमेनिंग कितना? क्यों थीटा? ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, दोनों के बीच में एंगल 90 है। उसमें से उधर 90 माइनस थीटा, तो इधर कितना? बोलो है? और कहिए। अब फेस BC पर क्या हो रहा है?
फेज BC पर क्या हो रहा है, TIR। और अगर ऐसा हुआ है तो बात पक्की क्या कि वहां जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, बड़ा होगा। TIR तभी होता है जब लाइट रे डेंसर से रेयर में जा रही हो। और देखो ग्लास से वाटर में जा रही है, ग्लास से वाटर में जा रही है तो डेंसर से रेयर में जा रही है या नहीं जा रही है। और दूसरी शर्त क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ क्या आया, साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा C से क्या होगी, साइन थीटा। और साइन थीटा C की वैल्यू किसके बराबर होती है, और म्यू क्या होता है, म्यू होता है डेंसर मीडियम का रेयर मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर भी 3-4 बार देख चुके पर 9/8 है। म्यू जो लेना होता है वो किसका लेना होता है, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो वी विल टेक ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो साइन थीटा की वैल्यू किससे बड़ी होगी, साइन थीटा की वैल्यू किससे बड़ी होगी भैया, 8/9 से बड़ी होगी। बोलो, साइन थीटा की वैल्यू 8/9 से बड़ी। और नेचुरल सी बात है कि साइन मतलब, तो हमसे पूछा साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो साइन थीटा की वैल्यू जो होगी दैट वुड बी ग्रेटर देन 8/9। और एक बात तो तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। साइन की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ क्या हुआ कि साइन की वैल्यू जो होगी वो 8/9 से बड़ी होगी और साथ ही में 1 से क्या होगी, समझ गए, ठीक। आई रिपीट, वापस से बता रहा हूँ मैं। देखो एयर से वाटर में ही कोई दिक्कत नहीं, वाटर से ग्लास में ही कोई और वैसे भी जब नॉर्मली आई तो नॉर्मली की नॉर्मली निकल जाना विदाउट एनी डेविएशन। इस केस में कोई डेविएशन नहीं होता, कोई किसी तरह का कोई बेंडिंग नहीं होता, नहीं होता ना भैया। अरे बोलो, अब यहाँ लाइट रे आई लेकिन यहाँ ग्लास से वाटर में जाना था और एज पर द रे डायग्राम इट इज़ नॉट गोइंग टू द वाटर, इट इज़ गोइंग बाउंस्ड बैक, वापस से लौट रही है। मतलब यहाँ TIR हो रहा है, ये एंगल थीटा, ये 90 थीटा, तो ये बचा थीटा। तो BC पर TIR हुआ। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा, साइन थीटा की वैल्यू साइन थीटा C से बड़ी होगी। और साइन थीटा C किसके बराबर है, म्यू का वैल्यू कितनी, डेंसर मीडियम का जो कि है 3/2, रेयर मीडियम का जो कि कितना है, इसका इसके एस्पेक्ट में निकालोगे 9/8 आएगा। ठीक है, तो ये आया। तो ऑप्शन आपको ऐसा भी नजर आ सकता है, हो सकता है ऐसा भी नजर आए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू जो होती है दैट इज ऑलवेज लेस देन 1, 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। तो 8/9 से बड़ी तो वहाँ पर थी और यहाँ 1 से 7 में कम भी है। बोलो, कर लीजिए, कर लिया। चलो सुनो भैया, ये एक राइट एंगल प्रिज्म है भैया, कैसा प्रिज्म है ये, एक लाइट रे से नॉर्मली पड़ी, ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट हुई और नॉर्मली इससे वापस निकल गई। समझ रहे हैं, लाइट रेस पर कैसे इंसिडेंट हुई और इससे कैसे निकली, आपको बताना है। क्या आपको बताना है इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, क्या बताना है इसका, म्यू कितना होगा। समझ गए, करिए। जी हुआ, किसने करा, आंसर चाहिए बेटा मेरे को, बिल्कुल पिछले बार जैसा फंडा है। क्या करना है तेरे को, यहाँ पर इससे इसमें जाने की बजाय TIR हुआ। एक बात सुन लो, इसको क्या नाम दिया मैंने, क्या नाम दिया इसको मैंने, ABC। अब तुम क्या देख रहे हो प्रियवंश,
BC पर भी TIR हुआ और AC पर भी हुआ बेटा। लगाओ फंडा, करो करो जल्दी से। कृष्णम कैन डू एंड यू हैव टू। सरफेस BC पर TIR हुआ, बिल्कुल पिछली बार के जैसा है, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाओ, इन दोनों एंगल्स को सपोज करो, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलता मैं। इन दोनों एंगल्स को सपोज करो और इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, जरा वो लॉजिक लगाओ। होगा, हुआ √2। √2 क्या एग्जैक्टली √2 से ज़्यादा, √2 से कम। देखो यहाँ अपन ने एंगल मान लिया θ1, यहाँ एंगल मान लिया θ2। अभी अपन ने जो किया था उस बेसिस पे फटाक से हमारे पास में क्या आ जाएगा, तुम बहुत आसानी से कर सकते हो कि अगर वो θ1 था तो ये 90 माइनस θ1, तो ये कितना आएगा, ये θ2, तो ये कितना, बोलो ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। अब फेस BC पर क्या हुआ, फेस BC पर क्या हुआ बेटा, फेस BC पर TIR, बिल्कुल फेस BC पर TIR हुआ। θ1 की वैल्यू θT से ज़्यादा होगी, θC से, बोलो होगी कि नहीं होगी। ऐसे ही AC पर भी TIR हुआ, θ2 की वैल्यू भी θC से क्या होगी। दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, दोनों इक्वेशंस को जोड़ूंगा तो θ1 प्लस θ2 की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी, बोलो होगी। और अगर तुम ध्यान दो तो ये तुम्हारे पास है, इन दोनों की वैल्यू ये आ गई। और साथ ही में तुम क्या जानते हो भाई, तीनों प्रिज्म के तीनों एंगल्स का सम, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, θ1 प्लस θ2 की वैल्यू कितनी आ गई, सुनाई कम पड़ता है मेरे को, इसकी वैल्यू यहाँ रखो, टू से डिवाइड कर दूंगा तो 45 आएगा कि नहीं, ठीक है। दोनों तरफ साइन लिया तो साइन 45 की वैल्यू साइन θTC से ज़्यादा होगी। और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा। प्रत्युष क्या हुआ बेटा, यहाँ पर मुस्कान, लाइट रे इधर तो नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ इस प्रिज्म से, इस ग्लास से एयर में जाने की बजाय क्या हुआ, TIR हुआ। BC पर क्या हुआ, समझ रहे हैं, ये तुम्हारे पास में ग्लास का है और ये एयर है, ठीक है। अब यहाँ लाइट रे ने क्या होना चाहिए था, ग्लास से एयर में जाना चाहिए था, जाना चाहिए था, गई क्या, ग्लास से एयर में जाने की बजाय क्या हुआ, वापस से ग्लास में चली गई, वापस से ग्लास में चली गई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। आर्यन सिंह भैया मेरी क्लास में पूछने में शर्म मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे कोई टेंशन नहीं है कि अगर आप ये समझो भले मैं कितना भी क्रोध में क्यों नहीं खड़ा हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से पूछने में शर्म कर रहे हो तो दिक्कत आपको होगी, मेरे को नहीं। बाद में मार्क्स बताने में शर्म आएगी, फिर वो ज़्यादा दिक्कत देगी। समझ में आई बात करती कि पूछने में कोई वो नहीं करना भाई, आराम से मैं बताता हूँ। और आप हर बार देख लेना, मैं ऑनलाइन में 2-2 3-3 बार पढ़ाता हूँ, तो ये तो ऑफलाइन है यार, इसमें तो ज़्यादा ही बार रिवाइज करता हूँ हर चीज़। आप समझो ज़रा, यहाँ पर इससे इसमें जाने की बजाय वापस से यहीं जा रही है, मतलब इस फेस BC पर क्या हो रहा है, संयम BC पर क्या हो रहा है बेटा, TIR हो रहा है। अनमोल BC में यहाँ पर ग्लास से एयर में जाने की बजाय वापस से TIR हुआ। देवांशु ठीक है बेटा, तो अगर TIR हुआ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। ऐसे ही तुम्हारे पास में क्या हुआ, यहाँ पर AC में भी क्या हुआ, ग्लास से एयर में जाना था, नहीं गई, वापस से चली गई, मतलब यहाँ पर भी वही। दोनों इक्वेशंस को ऐड करा तो θC प्लस θC विल बिकम ये, और ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये इससे ही आ गया। θ1 प्लस θ2 की वैल्यू ये रखी, 2 से कैंसिल करा, ये आया। अब साइन, दोनों तरफ साइन ले लिया, साइन 45 की वैल्यू इससे, साइन 45 की वैल्यू ये और ये, समझ में आया, ठीक है। तो अब 1/√2 की वैल्यू 1/μ से बड़ी है, इसका मतलब ये है कि
म्यू की वैल्यू क्या होगी, उससे बड़ी या उससे ज़्यादा, उसके बराबर। आप देखो जब रिवर्स लिया, रेसिप्रोकल लिया, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया मैंने, पलटा मार दिया मैंने। जब इनइक्वालिटी को अपन रिवर्स करते हैं तो साइन क्या होता है यादव, चेंज हो जाता है। क्यों होता है उसके पीछे रीज़न समझना। भाई तुम जानते हो 1/2 और 1/3 में बड़ा कौन है, 1/2 में 1/3 में बड़ा कौन है, क्यों, ये 0.5 है, ये क्या है, ये क्या है, 0.5 और 0.3 में बड़ा कौन है, 0.5 बड़ा है या नहीं है। पलटा मारूंगा तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, होगा है कि नहीं, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू जो है वो √2 के बराबर या उससे बड़ी है, मतलब म्यू की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है, म्यू की, हम यूँ बोल सकते हैं कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू √2, ऐसा कह सकता हूँ केतन। दूसरा क्या बोल सकता हूँ बिमलेश, कि म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है। एक प्रॉब्लम तुम और करो, यहाँ तुम्हारे पास में क्या है, ये लिक्विड भरा पड़ा है, क्या भरा पड़ा है, लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है। ये लिक्विड भरा पड़ा है, इसमें इस फील्ड विद सम लिक्विड, यहाँ इसके बॉटम पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है, बॉटम पे क्या रखा है, एक ऑब्जेक्ट रखा है। ज़रा दिमाग लगाइए, इससे जो लाइट रे सीधी जाएगी वो तो सीधी की सीधी निकल जाएगी, जाएगी या नहीं। जो लाइट रे कुछ एंगल पर जाएगी वो ऐसे हो जाएगी, और देखा जाए तो वो कुछ ऐसी हो जाएगी, हाँ जी, जो ऐसी जाएगी ये ऐसी हो जाएगी, और इसके बाद जो लाइट रे होगी उसमें क्या होगा, जो इसके बाद वाली होगी वो क्या होगी, TIR हो जाएगा। बोलो होगा या नहीं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस पर्टिकुलर मोमेंट तक देखो, यहाँ जो खड़े होकर देख रहा है, जो यहाँ खड़े होकर देख रहा है उसे कब तक नज़र आएगा, ये कोई बॉटम पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, ये ऑब्जेक्ट उसे कब तक नज़र आएगा, जब तक लाइट उसकी आंखों में आएगी तब तक नज़र आएगा। भाई मुझे कोई ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है तो क्या है, उससे लाइट मेरी आंखों तक आ रही है, समझ रहे मेरी बात को। तो सीधी निकल गई, ये बैंड हो गई और बैंड हो गई और बैंड हो गई, इस पर्टिकुलर जगह तक लाइट रे हमको मिलेगी बाहर, इससे उसके बाद में लाइट रे बाहर मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जब तक लाइट रे पहुंचेगी। बोलो इसके इसके जस्ट पहले तक, इसके बाद में फिर लाइट रे मिलेगी क्या बाहर, क्यों नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, TIR हो जाएगा। और जैसी डिस्टेंस यहाँ के बाद नहीं मिली, ऐसी डिस्टेंस यहाँ के बाद नहीं मिलेगी। ये पानी से भरा हुआ एक टब है, इसके बॉटम पर एक कॉइन पड़ा हुआ है, तो कुछ समय तक आपको वो लाइट रे ऊपर मिल रही है, आप देख रहे हो, आपको दिख रहा है, वो थोड़ा दूर हुए उठा आपको, थोड़ा और दूर हुआ थोड़ा और उठा, थोड़ा और दूर हुआ थोड़ा और उठा, एक टाइम बाद आप देखोगे तो आप बोले सिक्का ही नहीं उसके अंदर, यार सिक्का उसके अंदर है पर आप तक उससे निकलने वाली लाइट रे पहुंच ही नहीं रही। नहीं आया समझ में, बिल्कुल ऊपर से देखा तो दिख रहा है आपने को, थोड़ा सा दूर हुआ थोड़ा सा उठा हुआ दिखा, थोड़ा और दूर हुआ थोड़ा और उठा हुआ दिखा, थोड़ा और दूर हुआ थोड़ा और उठा हुआ दिखाए, एक समय के बाद वो दिखना क्या हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में इस पॉइंट के बाद में लाइट रे वहाँ पर बाहर, और जैसे कुछ डिस्टेंस यहाँ चलने के बाद दिखना बंद हुआ, वैसे इतना यहाँ चलने के बाद बंद होगा, वैसे यहाँ चलने के बाद बंद होगा, वैसे यहाँ, वैसे यहाँ, वैसे यहाँ, वैसे यहाँ, वैसे यहाँ। सो कुल मिलाकर ये क्या बन जाएगा, एक पूरा क्या बन जाएगा, एक
एक सर्कल बन जाएगा। नहीं आया समझ में? कुछ समझ में आया या नहीं आया मेरी बात? भाई ये यहाँ देखा तो दिख रहा है, इधर से देखूंगा तो यहाँ दिखाई देगा, इधर से देखूंगा तो यहाँ दिखाई देगा। एक समय तक ये दिखाई देगा, लेकिन एक समय के बाद क्या होगा, लाइट में मुझ तक पहुँचेगी ही नहीं। और जब मुझ तक पहुँचेगी ही नहीं तो क्या फिर मुझे नज़र आएगा? क्या वो मुझे नज़र आएगा? जब तक लाइट है उससे मुझ तक कृष्णम आ रही तब तक दैट विल बी सीन बाय मी। बोलो। और कुछ डिस्टेंस के बाद क्या होगा पांडे? उसका दिखना बंद। तो मुझे यहाँ पर निकालना है, मुझे ये गिवन है कि इस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल डेप्थ है, इस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल डेप्थ है वो कितनी है। मान लीजिए एक्चुअल डेप्थ कितनी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। मुझे ये रेडियस निकालनी है, जिस रेडियस में वो मुझे नज़र आएगा। उतने रेडियस में मैं देखूंगा तो मुझे नज़र आएगा, उस रेडियस के बियॉन्ड देखूंगा तो मुझे नज़र। आई एम हेयर टू फाइंड आउट दैट वैल्यू ऑफ रेडियस स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ डी एंड म्यू ओनली। मुझे उसकी वैल्यू किसके टर्म्स में निकालनी है? डी और म्यू की टर्म्स में। समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है या नहीं? करिए, रेडियस निकालिए डी और म्यू की टर्म्स में, जरा दिमाग लगाइए। क्या होगा भैया? ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल कौन सा बनेगा? ये एंगल क्या होगा? ये क्रिटिकल एंगल होगा। अरे होगा कि नहीं? अगर वहाँ क्रिटिकल एंगल है तो यहाँ पर भी ये कितना होगा? अल्टरनेट एंगल थ्योरम से अगर वो थीटा सी है तो ये भी कितना होगा? थीटा सी होगा कि नहीं होगा? मयंक, इफ इट इज, भाई ये एंगल थीटा सी है या नहीं है? तो ये भी कितना होगा? क्यों? ठीक है। अब हम जानते हैं इस ट्राइंगल में अगर देखो, इसको नाम दे दिया O, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, तो तुम इस ट्राइंगल में क्या पाते हो? tan थीटा इज इक्वल टू क्या? tan थीटा इक्वल टू क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है या नहीं है? अब यहां पर ध्यान दो, मैं tan थीटा को sin थीटा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। वो तब लिख सकता हूं जब थीटा बहुत छोटा हो। मुझे क्या मालूम थीटा छोटा है या नहीं है? बहुत बड़ा है तो तुम देखोगे तो, अगर तुमने देखा वाटर के लिए 49 डिग्री है, कोई छोटा मोटा एंगल थोड़ी ना है। छोटे से मतलब होता है 1-2 डिग्री, 2-3 डिग्री, हद से 5 डिग्री। 5 डिग्री से ऊपर छोटा नहीं कहलाता। छोटा तब कहोगे जब थीटा बहुत छोटा से मतलब होता है जब थीटा की वैल्यू कितनी हो यादव? 5 से भी कम हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो वैसा नहीं लिखा जा सकता। ये क्लियर है? tan थीटा सी इज इक्वल टू दिस। और tan थीटा को अगर मैं sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखूं तो बुरा तो नहीं मानोगे कि बुरा लग जाएगा? और ए बी क्या है? रेडियस है, और डी एक्चुअल डेप्थ है। बोलो, समझ गए? sin थीटा सी, चलो वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट कर दिया, और cos को ऐसा कुछ होगा। sin को क्या लिखोगे? ठीक है। एलसीएम वगैरह लूंगा मैं, क्या होगा? इधर एलसीएम लूंगा, चलो ये तो 1/म्यू कॉपी पेस्ट, और यहाँ एलसीएम लूंगा तो म्यू स्क्वायर -1 रूट के बाहर आके कितना हो जाएगा? ये पहले इस म्यू का यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, म्यू स्क्वायर का, म्यू स्क्वायर -1/म्यू स्क्वायर, रूट के बाहर आके कितना हो गया वो? और इज इक्वल टू कितना? अभी क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? म्यू से म्यू क्या हो गया? तो रेडियस किसके बराबर आ गई? रेडियस आ गई डी अपॉन डी, क्या उसकी डेप्थ थी, और म्यू क्या उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बोलो, नहीं आ समझ में? इतनी रेडियस में, जैसे यहाँ पे कोई मछली तैर रही है,
और मैं उसे देख रहा हूँ, तो इतनी रेडियस में देखूंगा तो मुझे नज़र आएगी, उस रेडियस के बियॉन्ड देखूंगा तो मुझे मछली नज़र नहीं आएगी। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि जैसे जैसे दूर जाऊंगा वैसे वैसे वो उठती जा रही है। एक समय बाद लाइट रे मुझ तक आएगी ही नहीं, जब मुझे मिलेगी नहीं तो फिर वो क्या होगा, मुझे वो दिखना बंद हो जाएगा। बोलो ना यार, समझ गए? तो इतनी रेडियस में मुझे नज़र आएगा, इतनी रेडियस के बियॉन्ड मुझे वो नज़र नहीं आएगा। ठीक कर लीजिए। यहाँ लगे आते एक और बात बता देख ले अपन, यहाँ एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये क्या बनेगा, पूरा एक ऊपर सर्कल बनेगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस यहाँ चलने के बाद बंद हुआ उतनी डिस्टेंस यहाँ, उतनी डिस्टेंस यहाँ, उतनी डिस्टेंस पीछे, उतनी इधर, इतनी इधर, उतनी इधर, उतनी इधर। सो दैट वुड बी अ सर्कल। और इस सर्कल को अगर मैं इसके बॉटम से ज्वाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा पूरा ये क्या बन जाना है, एक कोन। बोलो बन जाना है। और कोन में तुम्हें मालूम हो, कोन में ये जो पूरा एंगल बनता है, ये पूरा एंगल इतना, ये कहलाता है कोन का वर्टिकल एंगल। क्या कहलाता है ये? वर्टिकल एंगल। कितना होगा वर्टिकल एंगल? कोन के वर्टिकल एंगल की वैल्यू क्या होगी? ये जो पूरा एंगल बनता है ये कहलाता है वर्टिकल एंगल, और इतना जो होता है ये कहलाता है सेमी वर्टिकल एंगल। ये पूरा एंगल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? और ये इतना इतना जो एंगल होता है, तो सेमी वर्टिकल एंगल किसके बराबर होगा? थीटा सी के। और वर्टिकल एंगल, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो इसका जो वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल वो होगा 2 थीटा सी के बराबर। और सेमी वर्टिकल एंगल किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? थीटा सी के बराबर होगा। बोलो ठीक है। वर्टिकल एंगल होगा 2 थीटा सी के बराबर, सेमी वर्टिकल एंगल होगा थीटा सी के बराबर। जैसे यही पूछ लेंगे तुमसे, वाटर के केस में वर्टिकल एंगल कितना है? 98। ग्लास के केस में कितना है? 82। नहीं आ समझ में? अरे कहो। पूरा जो एंगल बनता है वो 2 थीटा सी, आधा जो बनता है हर्षित वो थीटा सी। तो वर्टिकल एंगल पूछ ले तो वो 2 थीटा सी के बराबर है। अब थीटा सी की वाटर के 49 है, वाटर के लिए 49 है, ग्लास के लिए 41 है, डायमंड के लिए 24.5 है। कहो समझ गए? अच्छा ना, इसमें लगे आ तो एक और बात बताता हूँ तुम्हारे को मैं। ये एक और पॉइंट समझना, फ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिसन, फ्रैक्शन ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम वाटर, इमर्जिंग फ्रॉम वाटर। देखो ये क्या है, जैसे यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, सपोज यहाँ पर एक लाइट सोर्स रखा है, तो इससे लाइट निकलेगी। ओए यहाँ लाइट सोर्स रखा हुआ है, इससे क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी। निकलेगी। जैसे ये लाइट गई बाहर, लाइट गई बाहर, लाइट गई बाहर। तो ऐसा नहीं कि लाइट केवल इतने तेरे में जाएगी, लाइट इधर भी जाएगी, लाइट इधर भी जाएगी। वो एक अलग बात है कि नीचे कुछ नहीं है वहाँ, उस मतलब उसमें से बाहर नहीं निकल पाएगी, लेकिन लाइट तो इधर भी जाएगी कि नहीं जाएगी? लाइट तो हर डायरेक्शन में जाएगी। यहाँ अगर जैसे एक बल्ब लगा हुआ है तो इस बल्ब से लाइट इसके चारों पूरे 360 डिग्री में जानी है। यहाँ बल्ब तो सब जगह डायरेक्शन में जानी कि नहीं जानी है? प्रिसाइजली इसके बाहर कितनी जा पाएगी, क्योंकि इसके बियॉन्ड जितनी भी है वो सारी इसी में बाउंस बैक हो जानी है। तो टोटल जो इसमें लाइट इससे एमिट हुई, इससे जो टोटल लाइट एमिट हुई उसमें से कितना उसके बाहर जाएगा, उसका कितना फ्रैक्शन उसमें से बाहर जाएगा। एक्चुअली बेटा क्या है, अपन 2D में बोलते हैं, इसे 360 बोल के मैंने समझा दिया। वो 2D वो 360 डिग्री नहीं होगा। वो 360 डिग्री तब होता है जब एक सर्कल ही होता। अब सर्कल ही नहीं है, केवल ऐसे ऐसे ही नहीं जा रही है, वो ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है। तो वो 360 डिग्री नहीं है, वो एक्चुअली उसको हम एक नया एंगल आता है, उसे बोलते हैं सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल बोलते हैं? तो वो होता है 4 पाई। अगर वो एक सर्कल में है तो वो 2 पाई हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हारे समझ के जितना लेवल है मैंने उस हिसाब से बोल दिया 360। अदरवाइज वो 360 नहीं है, वो क्या है? 4 पाई है वो।
तो वो वहाँ एक नया एंगल का कॉन्सेप्ट लगता है, कौन सा? सॉलिड एंगल। ठीक है, वो अपन आगे चल के पढ़ेंगे। अभी कितना फ्रैक्शन निकल पाएगा तो उसका फार्मूला बता रहा हूँ। कितना निकलेगा? इट इज इक्वल टू कितना? 1 माइनस कॉस थीटा सी अपॉन 2। कितना होगा वो? हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ लाइट विल इमर्ज आउट ऑफ द वाटर। पानी में से कितना उसने जो लाइट एमिट करी, उस लाइट का कितना फ्रैक्शन, उसका कितना प्रभाज, उसका कितना खंड, उसका कितना हिस्सा उसके बाहर जाएगा। तो वो कितना है? 1 माइनस कॉस थीटा सी अपॉन 2 से, और इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ? 1/2 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हो कि नहीं? 1/2 1 माइनस होगा कि नहीं होगा? और इसको लिखना चाहो तो क्या होगा? 1/2 1 माइनस, एलसीएम लोगे होगा कि नहीं होगा? एलसीएम लोगे, म्यू स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर, रूट के बाहर आकर म्यू स्क्वायर हो जाएगा म्यू, और फिर इस म्यू का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा? म्यू माइनस अंडर द रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन कितना? सो दिस इज दैट फ्रैक्शन विच विल इमर्ज आउट ऑफ इट। ये लाइट का वो फ्रैक्शन है जो उसमें से क्या हो रहा है? ये लाइट का वो फ्रैक्शन है जो उसमें से क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझको? ये वो फ्रैक्शन है जो उसमें से बाहर निकल रहा है। अंडरस्टूड? ये फ्रैक्शन है। अच्छा, अगर परसेंटेज पूछ लें, हाउ मच परसेंटेज ऑफ लाइट विल इमर्ज आउट, ये क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? ये। लेकिन तुमसे अगर क्या पूछ लें, क्या पूछ लें, तो इसके लिए तुम क्या करोगे? 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करेंगे हम मुस्कान? 100 से। समझ गए? करिए। हुआ ये? A point source of light as is placed at the bottom of a vessel containing a liquid of refractive index 5/3. Person is viewing the source from the top of the above the surface. There is an opaque disc of radius 1 centimeter floating on the surface. The center of this lies vertically above source O. The liquid from the vessel is gradually drained out from it. मैक्सिमम हाइट जिस तक रखे कि वो उससे दिखे नहीं। देखो अभी तुम्हारे पास में क्या है? ये लिक्विड भरा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है भैया, यहाँ रखा हुआ है एक पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। इसका म्यू कितना दे रखा है तुम्हारे को? 5/3। बोलो, इसके ऊपर यहाँ पर क्या रखी हुई है? एक ये ओपेक प्लेट रखी हुई है। आपसे पूछा है इसमें पानी भरा पड़ा है ऐसा। अब इसमें से कितना पानी बाहर निकाल दूं कि इसमें दिखाई देना बंद हो जाए? नेचुरल सी बात है, एक सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड तो वैसे भी नहीं दिखता, एक सर्टेन लिमिट में ही दिखता है। अब अगर वो सर्टेन लिमिट भी किसने कवर कर दी? ओपेक प्लेट ने, तो फिर दिखना बंद हो जाएगा। नहीं आया समझ में? अरे आया या नहीं समझ में आया? भैया ये लिक्विड, इसमें म्यू जो है 5/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का म्यू का लिक्विड इसमें भरा पड़ा है, भरा पड़ा है, और इस पर एक ओपेक प्लेट तैर रही है। वो प्लेट ऊपर ऊपर ही तैर रही है। जब तुम पानी निकालते जाओगे तो पानी का लेवल कम होता जाएगा। पानी का लेवल कम होता जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो प्लेट नीचे जाती जाएगी। ओपेक है इसलिए उसमें से लाइट बाहर निकलना। तुमने पढ़ा है 3 तरह के मटेरियल, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। तो ओपेक में से लाइट नहीं आएगी। आपको मालूम है एक सर्टेन रेडियस में लाइट बाहर आती है और एक सर्टेन रेडियस के बाहर लाइट आता नहीं है। ठीक है, अब जिस रेडियस में आती है, अगर वो रेडियस भी उस ओपेक प्लेट ने कवर कर दी तो फिर तो लाइट आना क्या हो गया? बंद हो गया। तो वो कितनी हाइट तक रहने दें? अपन उसमें अपने से पूछा ये कितना होना चाहिए। फार्मूला अपने पास में है, अभी अपन ने डिराइव किया। R = D अंडर द रूट ऑफ क्या सॉरी R की वैल्यू कितनी? 1। D की वैल्यू मुझे मालूम करनी है। म्यू की वैल्यू 5/3 है। 5/3 का स्क्वायर कितना होगा? इसको सॉल्व करके देखो।
ये D है, यहाँ पर निकालोगे ये 4/3 होगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? ठीक, बोलिए आंसर। ये क्या है तुम्हारे पास? डिटरमाइन द एंगल ऑफ द कोन। ये तो अच्छा, ये भी बन जाएगा तुमसे। हाँ, ये तो 13 था, पर 13 भी बन जाएगा, कर लो 13 तो ये 12, मैंने 12 बोला ना भी तुम्हारे को। तो सेटिंग सन का मतलब क्या होगा मालूम है? ये हॉरिजॉन है। शिट, सेटिंग सन का मतलब ये होगा कि सन कहीं यहाँ है, बोलिए। और यहाँ कौन है? वो मछली है जो इसे देख रही है, ठीक है। तो तकरीबन जो इससे लाइट रे निकलेगी वो ऐसी आएगी, और यहाँ जो इस पर पड़ेगी वो कैसी पड़ेगी? ये जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? ये क्रिटिकल है। सेटिंग सन का मतलब क्या होता है कि सन बिल्कुल तकरीबन ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गया है, जिसको आप हॉरिजॉन बोलते हो, शायद जानते हो कि क्षितिज कहा जाता है, इसे हिंदी में क्षितिज कहा जाता है, ठीक है भैया। मेरा एक दोस्त है, यहीं पास में रहता है वो, मतलब मेरे घर और स्कूल के बिल्कुल बीचों बीच मान लो तुम, क्षितिज जोशी। उसकी दोनों दीदी मेरे, मतलब मैं उसकी दोनों दीदी मेरे स्कूल में पढ़ती थी, वर्षा दीदी और मेघा दीदी, हम साथ में जाते थे तीनों। तब ऐसा था कि एक बार मेरे पापा छोड़ने जाते थे और एक बार उनके पापा लेने जाते थे, ऐसा कुछ एक ही फैक्ट्री में काम करते थे वो, तो ऐसी ट्यूनिंग जमा रखी थी। और वो क्षितिज जो वो कॉन्वेंट में पढ़ता था, खैर अच्छा गोरा चिट्टा स्मार्ट लड़का, लंबा छोड़ा, बिल्कुल बढ़िया, इंजीनियरिंग करी उसने भी। उसके जो वाइफ है वो बी फार्मा है, वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर है वो यहाँ पर। क्षितिज का उसका जो साला है गौरव चौधरी, वो मेरे पास पढ़ा हुआ है, वो डॉक्टर है। और डॉक्टर क्या है, वो तो बहुत, मतलब मैं अभी बताऊँ तो अभी से 10 साल पहले तकरीबन वो CMO बन चुका था। शाहजहाँपुर का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसका वो CMO, आज से 10 साल पहले बता रहा हूँ तुम्हारे को। CMO समझते हो? उस पोस्ट पे उसके 10 साल पहले आ चुका था वो, ठीक है। तो क्षितिज जो है वो मतलब बढ़िया भला अच्छा खासा, मतलब बहुत स्मार्ट लड़का था वो। वो भी कॉलेज में प्रोफेसर वगैरह था, दोनों एक ही कॉलेज में थे, बस उसकी वाइफ जो है वो फार्मेसी कॉलेज में प्रोफेसर लगी और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो उसको ना कुछ शायद से मतलब सिर विर में कुछ हुआ, बीमारी वगैरह हुई उसकी, तो दिखाया करा, यहाँ पर इंदौर में दिखाया होगा डॉक्टर्स वगैरह को, बॉम्बे हॉस्पिटल वगैरह में भी दिखाया होगा, थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट चला होगा, उनको लगा कि उससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो फिर उसको नागपुर ले गए वो। नागपुर क्या है तुम्हें मालूम है? मेडिकल हब माना जाता है। नागपुर में बहुत सारे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं। तो वहाँ करा, उसको न्यूरो सर्जन के पास में दिखाया, तो कुछ उसको न्यूरो से रिलेटेड डिसीज़ थी उसको। तो फिर उसकी ये क्या पूरी यहाँ से स्काल्प पूरा निकाला, पूरा काट दिया, और फिर उसका ट्रीटमेंट वगैरह किया, फिर यहाँ से जांग में से मांस निकाल के उसको यहाँ पर फिट किया उसको। पर वो अब जीवन भर के लिए पागल हो गया वो, मतलब वो लिटरली क्या हो गया, वो बेहोश ही एक तरह से देखा जाए तो, कोमा में तो नहीं एग्जैक्टली, पर वो क्या है, मतलब वो बिल्कुल मतलब बेहोश ही हो गया एक तरह से। मतलब वो चल फिर लेता, सब कुछ कर लेता है, लेकिन उसको होश नहीं रहता कि जैसे मैं उससे जाके बात करूंगा तो हाँ ललित आया, ऐसे बात करेगा, मतलब विथिन अ मिनट वो भूल जाएगा कि क्या बात हुई थी। उसकी मम्मी को भूल जाएगा, पापा को भी कुछ समय पहले उसके पिताजी भी एक्सपायर हो गए, तो वो ऐसी स्थिति थी कि वो तो मतलब शमशान घाट तक भी नहीं जा पाया। उसका नाम है क्षितिज। तो उसी से मुझे याद आया, मतलब कई बार कुछ लोगों का जीवन का डॉक्टर से ख़राब भी करा, इसी पर डॉक्टर्स को गाली भी सुनने को मिलती है बहुत बार। अब वो क्या, वो तो मतलब अच्छा खासा स्मार्ट लड़का था, वो सब कुछ था, मतलब अच्छा खासा काम काज था उसका, ठीक ठाक था। मतलब उसके, अगर मुझे सही ध्यान है तो उसकी शादी शायद मेरे से तो बाद में ही हुई थी, बट अभी तो उसका कोई बेबी भी नहीं, कुछ भी नहीं। और उसके बाद में वो मतलब उसका पूरा जीवन ही, क्योंकि वो तो बहुत आज से तकरीबन तुम्हें बता रहा हूँ तो 7-8 साल पहले की कम से कम वो बीमार पड़ चुका हो, जबकि उसका खुद का साला, जो सगा साला, वो CMO शाहजहाँपुर में। तो उसकी खाली बड़े बड़े डॉक्टर से उसकी जान पहचान होगी, नेचुरल सी बात है। और नागपुर सोच समझ के लेके गए, क्योंकि नागपुर वैसे भी न्यूरो में तो इंडिया में बहुत प्राइम पोजीशन पर आता है उसके बाद भी।
तो ऐसा होता है कई बार भैया। फिर उस चक्कर में क्या होता है, एक डॉक्टर अगर कुछ कल्प्रिट बन जाता है तो फिर वो सबको ब्लेम होता ही होता है भैया कि तुमने ये करा, तुमने वो करा। वापस आते हैं यहाँ पर, चलो। तो ये है सन, इससे लाइट रे जो है भैया वो क्षितिज रेखा पर क्या होगा, यहाँ पर है। तो ऐसे लाइट रे तकरीबन ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अभी रेयर से डेंसर में आ रही है, तो अगर 90 डिग्री पे आएगी तो यहाँ कितने एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी, थीटा सी पर ही होगी ना। थीटा सी पर जाती थी तो 90 पे हो जाती थी, डेंसर से रेयर में जाती थी, थीटा सी पे इंसिडेंट होती थी तो 90 पर रिफ्रैक्ट होती थी। बोलो, तो 90 पर अगर इंसिडेंट हुई तो कितने पे वो होगी, ठीक है। और थीटा सी की वैल्यू वाटर को तुम जानते हो कितनी होती है, 49 डिग्री होती है। उन्होंने क्या बोला, तुमसे क्या पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में, क्या पूछा है, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा अभी तो यार। क्या पूछा तुमसे, डिटरमाइन द डायरेक्शन इन विच अ फिश अंडर वाटर सीज द सेटिंग सन। अब डायरेक्शन क्या बोले, अगर वर्टिकल के साथ में बोले तो कितने डिग्री, अगर वर्टिकल के साथ में देखे तो कितने एंगल पर दिखाई देगा सन उसको। लेकिन अगर इसके साथ में देखें, हॉरिजॉन्टल के साथ में, मतलब हॉरिजॉन के साथ ही देखें, तो हॉरिजॉन के साथ में कितना एंगल बनेगा, 90 माइनस 49 कितना होगा, 41 डिग्री। तो हॉरिजॉन के साथ में देखें तो क्या बोलेंगे प्रियवंश, 41। और इसके साथ में क्या, हॉरिजॉन के साथ में बोला जाए तो 41 डिग्री, और इसके साथ में कितना, 49। हालांकि वो क्षितिज वही है जो मेरे को, मैं तुम्हें बताया था कि जब मैं पढ़ता था, जब मैं तैयारी करता था, वो चिढ़ाते थे कि भैया तो हम इंग्लिश मीडियम वाले, हमसे नहीं बनती रेसनिक हॉलीडे, तेरे से कैसे बनेगी। तो वही था, पर वो क्या, वो दोस्ती मजाक में चिढ़ाना एक अलग बात होती है, उससे खुन्नस भी आती थी कि नहीं इसको करके दिखाना है। क्योंकि मैं जिसको हम पढ़ते थे, एक गौड़ विद्यापीठ स्कूल है यहाँ पर, कौन सा, गौड़ विद्यापीठ, वो थे वहाँ पर जैसे सरस्वती शिशु मंदिर वगैरह होते हैं ना, वहाँ दीदी वगैरह बोलते हैं, जैसे टीचर्स को दीदी बोलते हैं, लेडी टीचर्स को दीदी और जेंट्स टीचर्स को आचार्य जी, आचार्य जी बोला जाता था। हमारे जेंट्स टीचर्स तो नहीं होते थे, लेडी टीचर्स होते थे, तो हम उनको दीदी बोलते हैं। सब महाराष्ट्रन टीचर, सारे टोटल महाराष्ट्रन टीचर होते थे हमारे, बिल्कुल उनको हम दीदी बोला करते। तो मैं गौड़ विद्यापीठ में टॉप करता था हमेशा। उसकी दीदी जो थी वो मेरे से 3-4 साल सीनियर थी, वो भी टॉप करती थी। तो वो इतना मालूम होता था कि हाँ ललित वहाँ का टॉपर है। पर वो क्या होता था, कॉन्वेंट वालों को एक अलग रुबाब रहता था कि हम कॉन्वेंट वाले हैं, ये बाकी सब हमारे आगे क्या है, मतलब कीड़े मकोड़े, इनकी कोई वो नहीं। तो वो ऐसे समझते थे कि अरे ये हिंदी मीडियम वाले, इनको कुछ नहीं आता। तो बहुत बोला करता था उस समय वो कि हमसे नहीं बनता तेरे से, कि हम क्रिकेट खेलने साथ में जाते थे। तो फिर जब साथ में पढ़ने बैठे, बाद में जब 11वीं 12वीं में पढ़ने बैठे, तब लगने लगा था कि हाँ यार ये भले हिंदी मीडियम का, लेकिन उसको आता है। पर फिर भी वो क्या है, एक दूसरे को चिढ़ाना का तो बात रहती थी। और मुझे ज़्यादा चिढ़ाया जाता था, मुझे ही चिढ़ाया जाता था इनफैक्ट, और किसी को तो नहीं, क्योंकि उन सारे इंग्लिश मीडियम वालों में अकेला मैं ही जो तैयारी कर रहा, बाकी सब महान लोग, बड़े परिवारों वाले लोग। तो कहीं ना कहीं वो जो एम्बेरसिंग होते थे पिक्चर, उससे काम करने की इच्छा करती थी कि नहीं यार अब इनको करके दिखाना पड़ेगा। कर लिया आपने ये वाला हो गया, ये तो फार्मूला भेज दिए। क्या है रेडियस, एंगल नहीं पूछा। अरे यार मेरा ना दिमाग काम ही नहीं कर रहा अब यार। क्या पूछा है, कोण, तो कोण कितना होगा, एंगल कितना होगा, सही करा है मैंने, शुक्र है। ठीक है।